नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं। देखिए, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे सभी एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। इनके इतिहास ग्रंथ से प्रश्न बनने स्वाभाविक है, और नेट के लिहाज से देखें तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह भी लगा हुआ है। तो देखिए, आज हम डॉक्टर नामवर सिंह के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, कथनों को देखेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के मतलब जितने भी एग्जाम्स है उसमें पूछे ही जाते हैं। और अगर आपको ये सारे कथन पता होंगे तो ज़रूर ही फायदेमंद होगा, और आपको पता है कि किस प्रकार से पैटर्न चेंज हुआ है और प्रश्न पत्र की जो कठिनाई है किस प्रकार से लेवल अप की गई है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और इन सारी चीज़ों को अगर आप रिवाइज करते चलेंगे, प्रैक्टिस में लाते चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो देखिए, ये जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ 2 पार्ट्स में रहेगी। आज हम इनके कुछ कथनों को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम इनके कुछ कथनों को देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे कथन हो जाएंगे और देखना बहुत लेंदी हो जाता है, अच्छा नहीं रहता, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में लाऊंगा। तो ये पार्ट 1 है। और देखिए, जो भी मतलब नामवर सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है, उनकी रचनाएं हैं, उसको हम इसमें देखेंगे, और पार्ट 2 में हम उनके महत्वपूर्ण कथनों को और सभी चीज़ों को देखेंगे। इसमें भी हम कुछ कथनों को देखेंगे जो कि नामवर सिंह से संबंधित है। डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को बनारस में 30 मील दूर छोटे से गांव जीवनपुर में हुआ था। बनारस से 30 मील दूर जो गांव था जीवनपुर, इनका जन्म कब हुआ था? 1927 में। देखिए, इसमें याद करने योग्य जो पॉइंट है 1927 की, इनका जन्म कब हुआ था? 1927 में हुआ था। बनारस से दूर हुआ था, 30 मील दूर हुआ था, जीवनपुर गांव में हुआ था। इनका परिवार गहरवार राजपूत परिवार था, तो ये राजपूत परिवार से संबंधित थे। और देखिए, इसमें याद करने वाले जो पॉइंट रहेंगे मैं आपको बताते चलूँगा। हो सके तो आप कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँ केवल आप उसको नोट कर लेंगे तो आपका काम जो हो जाएगा। देखिए, छायावाद। छायावाद 1954 ईस्वी में सरस्वती प्रेस से छपी थी। यह नामवर सिंह की पहली समीक्षात्मक पुस्तक है। इसमें 12 अध्याय हैं। नामवर सिंह ने इसकी भूमिका में लिखा है, यह निबंध छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छाया चित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए लिखा गया है। सामाजिक सत्य कविता के खोज निकालने की चीज है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। तो देखिए क्या है, छायावाद जो रचना है नामवर सिंह के द्वारा 1954 में लिखी गई है, जो कि सरस्वती के द्वारा प्रकाशित हुई है, छापी गई है ना। और इसमें इन्होंने छायावाद के बारे में कहा है। छायावाद के बारे में क्या कहा है, ध्यान से देख लीजिए कि जो छायावाद है वह क्या है। तो देखिए, नामवर सिंह ने इसकी भूमिका में लिखा है, यह निबंध छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छाया चित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए लिखा गया है। सामाजिक सत्य कविता के खोज निकालने की चीज है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं है। सामाजिक सत्य जो है कविता से खोज निकालने की चीज है, मतलब कविता के अंदर जो अंतर्निहित भाव है उसको ढूंढ लेने की चीज है, या उसको ढूंढ लेने का चीज है। उसमें मतलब ज़्यादा आरोपित मतलब अपने हिसाब से कुछ चीज़ें मतलब बैठा देना या सोच लेना, वो चीज़ नहीं है। तो ये छायावाद जो रचना है 1954 की, नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके नेट के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से प्रश्न जो है नेट में पूछे जाते हैं। और देखिए क्या है, छायावादी स्वानुभूत संत भक्तों के आत्मनिवेदन से किस बात में भिन्न है? छायावादी कल्पना में प्राचीन कवियों की अप्रस्तुत विधायिनी कल्पना से क्या विशेषता है? प्रकृति का मानवीकरण करने में छायावाद ने संस्कृत कवियों से कितनी अधिक स्वच्छंदता दिखलाई है? छायावाद रहस्यवाद और संत भक्तों के अध्यात्मवाद में क्या अंतर है? छायावाद मूर्तिमता में प्राचीन कवियों के दृश्य चित्रण में क्या नवीनता है? और छायावाद की ऐतिहासिकता में ऐसा क्या है जो संस्कृत काव्य शास्त्र की सीमा में नहीं आ सकता?
इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दिए बिना छायावाद के काव्य सौंदर्य का विवेचन पूर्ण नहीं कहा जा सकता। छायावाद की भूमिका से लिया गया है, तो ये भी छायावाद की भूमिका में लिखा है उन्होंने। और देखिए छायावाद की जो पुस्तक है उनकी 1954 वाली, उसकी भूमिका में जो महत्वपूर्ण कथन है वह यही सारे हैं। और उनकी भूमिका से मतलब आपको पता है कि कभी भी प्रश्न बनते हैं तो किसी पुस्तक की भूमिका से बन जाएंगे, या महत्वपूर्ण जो कथन होते हैं उस पुस्तक के अंदर उनसे ही बनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, तो आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। और देखिए नामवर सिंह ने छायावाद के बारे में कहा है कि जिस प्रकार से काव्य शास्त्र में परंपरा देखिए चली आ रही थी कि वो प्रकृति चित्रण इतना बढ़िया नहीं करते थे। छायावाद में प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा मतलब विशेष महत्व दिया गया, उसमें प्रकृति चित्रण हमें देखने को मिला और बहुत सारी चीज़ें जो है छायावाद में काव्य के रूप में हमें बदलती हुई दिखी। तो उसके बारे में जो है नामवर सिंह बता रहे हैं। और देखिए क्या है, आरंभ में सामाजिक पृष्ठभूमि देकर फिर किसी काव्य प्रवृत्ति पर विचार करने से कोई बात नहीं बनती। सामाजिक सत्य कविता से खोज निकालने की चीज है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। जो सामाजिक तत्व है उसको कविता से खोज निकालो, ऊपर से आरोपित मतलब थोपने की चीज नहीं कि उसके ऊपर हमने थोप दिया कि समाज का ये सत्य है। उसके अंदर जो भावनाएं निहित है उसको आप समझ लीजिए, तो वही समाज की सच्चाई है। अगर उसके ऊपर से हमने थोपा कि मतलब कविता में ऐसा थोप दिया कि समाज में ये सारी चीज़ें घटित हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है मतलब सही नहीं है। और देखिए क्या है, अगर हम इसको देखें, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी और विदेशी पराधीनता से। छायावाद क्या था, देखिए छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति। आपको पता है कि छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1936 तक चलता है। तो देखिए छायावाद का जो समय है उस समय स्वतंत्रता का दौर चल रहा था भारत में, और उसमें देखिए क्या बात कही जा रही है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है। मतलब जो पुरानी परंपराएं चल रही है उससे मुक्ति चाहता है, और विदेशी पराधीनता से भी, और जो हमारे राष्ट्र में गुलाम बना रखा था भारतवासियों को, उससे भी मुक्ति चाहता है। तो इसी के बारे में छायावाद की काव्यों में, ये सारी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। यही सारे भाव जो है उनमें निहित है। छायावादी कल्पना केवल अलंकारों और प्रतीकों की योजना करने वाली सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, वह सत्यान्वेषी दृष्टि है। मतलब क्या है, छायावाद में हम केवल ये नहीं कह सकते कि अलंकारों से सुसज्जित काव्य है, या छायावाद में सामान्य प्रवृत्ति मतलब हमें यही सब देखने को मिलती है, प्रतीकों का ज़्यादा प्रयोग किया गया। लेकिन छायावाद में क्या है, जो सत्य है, समाज का सत्य है, उसको ढूंढने की कोशिश की गई है, उसका अन्वेषण करने की कोशिश की गई है। तो यही छायावाद में हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, कविता के नए प्रतिमान। देखिए कविता के नए प्रतिमान जो रचना है नामवर सिंह की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की यह बहुचर्चित कृति है। 1968 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से छपी थी। पहली जो इससे पहले जो हमने पुस्तक पढ़ा वह 1954 में प्रकाशित हुई थी, यह 1968 में और राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इससे पहले जो हमने पुस्तक के बारे में पढ़ा सरस्वती के द्वारा वो संपादित की गई थी, प्रकाशित की गई थी, छापी गई थी। और ये देखिए नई दिल्ली से छपी थी। इसी पुस्तक पर नामवर सिंह को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कविता के जो नए प्रतिमान रचना है उस पर नामवर सिंह को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह पुस्तक 2 खंडों में है। तो साहित्य के नए प्रतिमान जो रचना है 2 खंडों में है, 2 भागों में है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो देखिए प्रथम खंड, पहले खंड में क्या बात कही जा रही है, क्योंकि आप कभी भी मतलब इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए यहाँ पे जरूर से, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने तय हैं और इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। क्योंकि आजकल आपको भी पता है, सबको पता है जो एग्ज़ाम दे रहा है कि किस प्रकार से जो मतलब लेवल है उसको अपग्रेड किया गया है। अब जो कट ऑफ है उसको भी हाई कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। प्रथम खंड में समकालीन कृतियों और परस्पर टकराव वाले काव्य मूल्यों पर विचार किया गया है। द्वितीय खंड में नई कविता के संदर्भ में
काव्य की भाषा, सृजनशीलता, बिंब, सपाट बयानी, काव्य संरचना, अनुभूति, परिवेश और मूल्य आदि तत्वों का प्रश्न उठाया गया है। तो पहली जो है इसका खंड है उसमें क्या बात की गई है, तो पहले खंड में बात की गई है समकालीन कृतियों की, जो उस समय जो रचनाएं रची जा रही थी उनकी बात की गई है। परस्पर टकराव वाले काव्य मूल्यों की, कि किस प्रकार से जो समाज में घटित हो रहा है उस प्रकार के काव्य लिखे जा रहे हैं, या मूल्य जो है हमारे किस प्रकार से विघटित हो गए हैं, और उस समय जो विचार हैं लोगों के अंदर, जो रचनाकार हैं किस प्रकार के आ रहे हैं। तो प्रथम खंड में ये बात कही गई है। और द्वितीय खंड में नई कविता के संदर्भ में काव्य मूल्यों, काव्य की भाषा, सृजनशीलता, बिंब, सपाट बयानी, काव्य संरचना, अनुभूति, परिवेश और मूल्य आदि तत्वों का प्रश्न उठाया गया है, कि जो काव्य है, जो साहित्य के अंदर निहित होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका निवेश है या नहीं है। तो वो सारी चीजें जो द्वितीय खंड में बताया गया है। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध हैं। आपको पता है मुक्तिबोध बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, और इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है मुक्तिबोध के बारे में, और इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैंने आपके साथ साझा किया है, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। इस पुस्तक का आधार देखिए, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में जो है मुक्तिबोध को रखा गया। तो पूछा जा सकता है कि जो रचना है कविता के नए प्रतिमान, उसके केंद्र में किस रचनाकार को रखा गया, तो मुक्तिबोध को रखा गया। इस पुस्तक का आधार यह धारणा है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। आपको पता है कि जो निराला थे छायावाद में बहुत ही फक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे। वे अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, वे मतलब अपना जीवन बहुत ही सादगी से जीते थे, और वे सपाट बयानी करते थे। मतलब उनके जो मन में आता था सीधे सीधे कह देते थे, कोई उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं। मतलब जो कबीर की तरह थे वो एक तरह से, और बहुत ही ज़्यादा विशेष व्यक्तित्व है छायावाद के अंतर्गत, एक स्तंभ भी माने जाते हैं। इसलिए मुक्तिबोध को भी इन्होंने इसी आधार पे लिया गया कि मतलब मुक्तिबोध का मतलब मुक्तिबोध जो है उनका भी स्वभाव निराला की तरह ही है। तो निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के सामान्य काव्य मूल्यों को प्रतिफलित करने के साथ ही उनकी सीमा को चुनौती देकर उस सर्जनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया जिससे समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन संभव हो सका। कविता के नए प्रतिमान की भूमिका में लिखा गया। देखिए क्या है, निराला हो गए, मुक्तिबोध हो गए, ये जो रचनाकार हैं जब हम इनके काव्यों को पढ़ते हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो जो समाज में व्याप्त है, जिस प्रकार हम बोलते हैं, गाली देते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को इन्होंने बिगर सजावट के, बिना अलंकारों के, मतलब बिना उसमें कुछ ज़्यादा जोड़ मड़ोड़ किए, तोड़ मड़ोड़ किए, उसको हूबहू प्रस्तुत कर दिया है। मतलब उनका कहना यह है कि जो समाज में सत्य है, जो समाज में जो चीज़ें चल रही है उसी प्रकार से दिखाया जाए, उसमें ज़्यादा जो है मतलब बदलाव ना किया जाए, उसको ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की जाए। जो चीज़ गलत है उसको उसी रूप में दिखा दिया जाए, जो समाज में चल रहा है उसको वैसे ही दिखा दिया जाए। तो जो निराला है वह भी अपनी रचनाओं को जो समाज में व्याप्त है उसको उसी तरह दिखाते हैं, और जो मुक्तिबोध है वह भी सामाजिक समस्याओं को उसी तरह दिखाते हैं जिस प्रकार से हमारे समाज में उसको देखा जाता है। उसमें मतलब ज़्यादा जो है सजावट नहीं की गई है। तो यही जो है इनके काव्यों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए इनके काव्य जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्या है, श्रेष्ठ साहित्य मन का लड्डू नहीं, जब जी चाहा बना लिया। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ साहित्य मात्र किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जब जैसा जी हुआ वैसा साहित्य कोई नहीं रच सकता। वह एक निश्चित परिस्थिति में और एक निश्चित परिस्थिति से पैदा होता है। साहित्य जो है, आप चाहेंगे कि आज मुझे साहित्य लिखना है या मुझे काव्य लिखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वह मतलब आपका जो भावना है, आपकी जो अंतः प्रेरणा है, जब तक वो नहीं आएगी अंदर से, आप एक अच्छा काव्य, अच्छा रचना जो है नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसको लिखने के लिए आपको आंतरिक प्रेरणा मिलनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और उसके कारण ही कोई भी साहित्यकार जो है रचना कर पाता है।
तो कोई भी जो अच्छी रचना है उसको केवल आप ये सोच के बैठ के रचना करने लगे कि आज मैं रचना कर ही दूंगा इस चीज़ की, तो ये स्वभाव मतलब ये संभव नहीं है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि जो श्रेष्ठ साहित्य है मन का लड्डू नहीं है कि जब चाह उसको बना लिया या लिख दिया, जब जी चाह बना लिया। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ साहित्य मात्र किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, मतलब किसी की इच्छा पर नहीं है कि मैं आज अच्छा साहित्य लिख के ही रहूँगा तो मैं लिख दूंगा। ये तो मतलब आपके अंदर से जब तक प्रेरणा नहीं आएगी उस प्रकार का आप काव्य या रचना कर ही नहीं पाएंगे। जब जैसा जी हुआ वैसा साहित्य कोई नहीं रच सकता। वह एक निश्चित परिस्थिति में और एक निश्चित परिस्थिति में पैदा होता है और यह परिस्थिति उसकी स्वेच्छा को मर्यादित करती है, यहाँ तक कि उसके विद्रोह को भी परिस्थिति के विरुद्ध लेखक का विद्रोह भी उस परिस्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। यह लेखक की ऐतिहासिक सीमा है। मन के लड्डू खाने की अपेक्षा अपनी ऐतिहासिक सीमा को समझने और समझकर बदलने की कोशिश करने में कहीं अधिक स्वाद है। इतिहास और आलोचना में ये सारी बातें जो है लिखी गई है। तो ये जो मतलब कथन है ये इन पुस्तकों से लिया गया है। तो जो पुस्तकों के नाम हैं, रचनाओं में जो कथन आ रहे हैं, इसको जरूर आप ध्यान में लेते चलिएगा, क्योंकि अगर एक या दो कथन भी पूछ लिए गए तो आपको पता है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 2-2 नंबर करके अगर आप आगे निकल गए तो कई लोगों से आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि JRF होने के लिए केवल 1% ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए क्या है, साहित्य में इतिहास मेरी मुख्य चिंता थी। साहित्य का इतिहास लिखना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना साहित्य का इतिहास समझना, और यह वीरगाथा काल और भक्ति काल, रीति काल और भारतेंदु मंडल काल और जिस तरह से विभाजन कर दिया गया था और फिर मुसलमानों का हमला हुआ तो इतिहास बदल गया। इसका जवाब मुझे रामचंद्र शुक्ल नहीं देते कि क्यों 1000 ईस्वी के आसपास संस्कृति और प्राकृत का वर्चस्व हुआ और क्यों लोक भाषाएं साहित्य का दर्जा प्राप्त कर सकी। इसका जवाब रामचंद्र शुक्ल के पास नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों हिंदी ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय इतिहास में लोक भाषाएं पहली बार साहित्य गौरव के साथ आई, और इसको गौरव दिलाने में आधे से ज़्यादा लोग वे हैं जो बेपढ़े लिखे हैं, छोटी जाति के लोग हैं। उनका लोक साहित्य कभी साहित्य क्यों नहीं माना गया, ये सवाल मुझे परेशान करते थे। तब मुझे लगा कि मार्क्सवाद में शायद इसका हल हो, क्योंकि मार्क्सवाद इतिहास दर्शन है जो दुनिया के इतिहास, जो राजाओं की कहानी मालूम होनी चाहिए, उस साहित्य का एक पैटर्न दिखाता है। उसकी प्रगति, परिवर्तन, विकास की व्याख्या कर सकता है। बात बात में ये सारी बातें जो हैं हमें पता लगती है। तो देखिए, नामवर सिंह के द्वारा ये जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं ये आज मैं आपके पास लेके आया, और जितने महत्वपूर्ण कथन और हैं उसको हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही लेक्चर में सारी चीज़ों को देखेंगे तो समझ से बाहर होने लगती है, और ये मैंने देखा भी है। तो आप पार्ट 2 में और भी कथनों को देखना, और ये पार्ट 1 है तो ज़रूर पार्ट 2 को भी देखिएगा। और पार्ट 1 की जो PDF है और पार्ट 2 की जो PDF है अपलोड मैंने कर दी है, और आप इसको पढ़ लेना। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से आजकल UGC नेट का एग्ज़ाम जो है टफ होता जा रहा है, और जो कट ऑफ है वह भी हाई कर दी गई है। तो देखिए, आप इस लिहाज से पढ़िए कि कम से कम आपके 100 क्वेश्चन जो है ठीक हो जाए 150 में से, दोनों को मिला के, तो आप जो है एक सिक्योर जोन में रहेंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और कथनों के साथ, और नामवर सिंह के कुछ और महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे।
पार्ट 2 में, क्योंकि नामवर सिंह जो हैं और इनका इतिहास ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी रचना को हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए इस दोनों लेक्चर को आप ज़रूर देखना, क्योंकि दोनों लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद।